हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय चैनल गोल्ड ट्रैकर्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो चलिए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज का डिस्कशन है मध्य प्रदेश के राजवंश के बारे में। ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने यह डिस्कशन कर लिया था कि चौथी से छठवीं और सातवीं सदी के मध्य तक किन किन राजवंशों ने मध्य प्रदेश में शासन किया। अब आज है सातवीं सदी से लेकर 11वीं 12वीं 10वीं तक। ठीक है, एक्चुअली 10वीं 11वीं तक है, फिर उसके बाद तुगलक आ जाते हैं, खिलजीज आ जाते हैं, तो वो मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत आएगा। फिर इसके बाद सिंधिया होलकर उन राजवंशों का डिस्कशन मैं करूंगी। तो जैसे पार्ट बाय पार्ट चीज़ें समझ में आती जाएंगी, समय लेके चलेंगे तो सभी चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो आज के डिस्कशन में सबसे पहला राजवंश कौन सा है? राष्ट्रकूट वंश है। आज के डिस्कशन में सबसे पहला राजवंश कौन सा है? राष्ट्रकूट है। तो चलिए राष्ट्रकूट के बारे में जानते हैं। राष्ट्रकूट जो कि मुख्यतः मान्यखेत के थे। जब गुप्तों का पतन हो गया था तो 3 शक्तियाँ उभर के आई थी, राष्ट्रकूट, प्रतिहार और पाल वंश। तो इन तीनों में संघर्ष भी चला था, वो आगे हम डिस्कस करेंगे इंडिया की हिस्ट्री में। पहले हम मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में जान लेते हैं। ठीक है, बैतूल क्षेत्र में इन्होंने एक राज्य स्थापित कर दिया था 9वीं सदी में। ठीक है, और वहाँ से इनके ताम्रपत्र मिलते हैं चूँकि, तो इसलिए अंदाज़ा लगाया गया कि वहाँ पे इनका शासन रहा होगा 9वीं शताब्दी तक, 9वीं सदी में। बस ठीक है, इतना याद रखिए राष्ट्रकूट वंश के बारे में। ठीक है, फिर आगे चलते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में। गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में आगे हम चलते हैं तो इसकी स्थापना हरिश्चंद्र द्वारा की गई थी। राजस्थान का मुख्यतः यह वंश है। और फिर 730 और 756 के तक इनकी एक शाखा उज्जैन में भी स्थापित की गई थी नागभट्ट के द्वारा। ठीक है, फिर अरबों का आक्रमण हुआ और इन्होंने विफल किया। ठीक है, फिर क्या हुआ? नागभट्ट द्वितीय हुए। जैसा मैंने कहा था, राष्ट्रकूट, पाल, प्रतिहार, त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हो गया था तभी। ठीक है सॉरी, एक सेकेंड। भारत में नागभट्ट द्वितीय जो कि प्रतिहार शासक था, कनौज पर विजय कर ली और त्रिपक्षीय संघर्ष में प्रतिहार विजयी हुए। लेकिन राष्ट्रकूट राजा गोविंद तृतीय थे एक, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने उससे युद्ध कर दिया था। किससे? नागभट्ट द्वितीय से युद्ध कर लिया और पराजित किया। उनके बाद फिर मिहिर भोज प्रतिहार नरेश बहुत शक्तिशाली था, उसके बारे में पता चलता है। ठीक है, मिहिर भोज एक मतलब उनसे संबंधित एक उस टाइम पर एक अरबी यात्री आया था, क्या नाम था उसका? महिपाल नहीं, सॉरी, अल मसूदी आया था। ठीक है, तो उन्होंने बताया है कि मिहिर भोज बहुत ज़्यादा शक्तिशाली राजा था उस टाइम का, जो कि प्रतिहार राजा हुआ करता था। ठीक है, तो और उन्होंने उसके उत्तराधिकारी महिपाल का भी जिक्र किया है। ठीक है, फिर इस वंश का आखिरी राजा यशपाल रहा है। ठीक है, और इसके साथ ही 1036 ईस्वी में प्रतिहार वंश समाप्त हो गया। ठीक है दोस्तों, तो बस इसके बारे में इतना याद रखिए कि उज्जैनी में एक इसकी शाखा स्थापित हुई थी गुर्जर प्रतिहार की, नागभट्ट, जो कि आज अगर आप वर्तमान में भी देखेंगे तो उज्जैन में गुर्जर पाए जाते हैं। गुर्जर जाति जो है, कास्ट है, वो एक प्रकार की पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आते हैं चंदेल वंश। चंदेल वंश इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। आप लोग ये पीडीएफ देख लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए। मैं जो कह रही हूँ उसको भी सुन सकते हैं, और अगर आप लोगों को ये पीडीएफ चाहिए होगी तो नीचे मैं पिन कर दूंगी, आप लोग उससे ले लेंगे। मेरा टेलीग्राम चैनल है गोल्ड ट्रैकर्स, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए, आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी और टेस्ट भी मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। और हाँ दोस्तों, प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मैं आगे की वीडियो कैसे ला पाऊँगी। और मैं मेंस का बहुत जल्दी से एक पैकेज लेके आने वाली हूँ, वो एक स्ट्रेटेजी लेके आने वाली हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट लेके आने वाली हूँ। क्या कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, सोर्स बताऊँगी, बुक लिस्ट बताऊँगी, सब बताऊँगी। मैं ये नहीं कहूँगी केवल मेरे वीडियो फॉलो करिए, बुक लिस्ट भी बताऊँगी, वो बुक पढ़ोगे तभी निकलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी एक चीज़ को फॉलो करने से हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बैक टू द लेक्चर। जेजाक भुक्ति या चंदेल वंश। ठीक है, अब हम जेजाक भुक्ति या चंदेल वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो 9वीं सदी में बुंदेलखंड में स्थापित हुआ था यह। राजधानी इसकी महोबा थी। इन्हें राजपूत माना गया था एक तरीके से इन्हें गोंडवाना भी माना गया था। गोंडवाना राजपूत थे। ठीक है, फिर क्या हुआ? इसकी जो स्थापना की थी नुन्नुक ने की थी।
ठीक है, नुन्नुक ने की थी। संस्थापक इसके नुन्नुक थे। नुन्नुक के बाद वाक्यपति ने सिंध पर्वत पर तक राज्य विस्तारित कर दिया था। वाक्यपति एक राजा हुए। उसके बाद जेजाक उसका पुत्र बना, जो कि राज्य विस्तार हुआ। उसके काल में बहुत ज़्यादा राज्य विस्तार हुआ, खजुराहो तक, संपूर्ण बुंदेलखंड में। किसके काल में? जेजाक के काल में। इसीलिए जेजाक भुक्ति भी इस वंश का नाम है, क्योंकि उसने ज़्यादातर क्या क्या था, साम्राज्य का विस्तार किया था। फिर आता है राजा एक हर्षदेव था, उसका पुत्र था एक यशोवर्मन। 9वीं शताब्दी में आया। हर्ष का पुत्र था, कौन था? यशोवर्मन कौन था? हर्ष का पुत्र था। ठीक है, इसका एक राजा हुआ किसका? चंदेल का एक राजा हुआ हर्ष। इसी का एक पुत्र हुआ एक यशोवर्मन। उसी ने क्या किया है? खजुराहो के प्रसिद्ध विष्णु मंदिर का निर्माण उसी ने कराया है। ठीक है, जो कि एक चतुर्भुज मूर्ति स्थापित की है उस मंदिर में। ठीक है दोस्तों, बस इतना याद रखिए। और जिसे उसने प्रतिहार शासक से जीता था, जब उन्होंने उनसे मारा था। ठीक है, फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। बनारस भी छीना। फिर आते हैं इसी वंश के एक प्रसिद्ध राजा धंग। 9वीं से 10वीं शताब्दी तक। यशोवर्मन का पुत्र, सबसे महान चंदेल शासक यही था। यशोवर्मन का पुत्र हो गया। अब ये देखिए, हर्ष का पुत्र यशोवर्मन, यशोवर्मन का पुत्र राजा धंग। ठीक है, 9वीं से 10वीं शताब्दी में आया ये, तो सदी में आया। और इसका ये सबसे महान चंदेल शासक रहा। प्रतिहार की अधीनता से मुक्त हो गया। ये पहले प्रतिहार के अधीन हुआ करते थे ये। ठीक है, लेकिन फिर धंग क्या है, प्रतिहारों की अधीनता से मुक्त हो गया। पाल शासकों से बनारस जीत लिया। खजुराहो में मंदिरों का निर्माण भी करवाया। पार्श्वनाथ और विश्वनाथ मंदिर आदि बनवाया खजुराहो का, इन्होंने ही बनवाया। ठीक है, फिर आते हैं राजा गंड। गंड धंग के पुत्र हैं। ठीक है, देखिए, हर्ष का पुत्र यशोवर्मन, यशोवर्मन का पुत्र धंग, और धंग का पुत्र राजा गंड। ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि राजा धंग किस राजवंश से संबंधित है, तो चंदेल वंश से। राजा गंड किस वंश से संबंधित है, तो चंदेल वंश से। ठीक है, और इसके संस्थापक, चंदेल वंश की संस्थापक कौन थे? राजा नुन्नुक थे। राजा नुन्नुक, या फिर संस्थापक नुन्नुक। ठीक है, ऐसा आप लोग याद रख सकते हो, सॉरी फॉर दैट। तो राजा गंड आते हैं 1002 और 1017 तक। धंग का पुत्र कनौज के प्रतिहार शासक राज्यपाल को अपने पुत्र विद्याधर द्वारा मरवाया गया। ठीक है, राजा गंड का पुत्र था विद्याधर। ठीक है, राजा गंड का पुत्र कौन हुआ? फिर विद्याधर। उसने क्या किया? फिर राजा गंड ने क्या किया? जब विद्याधर राजकुमार था, तो उसने कनौज के जो प्रतिहार शासक था उसने मरवा दिया विद्याधर के हाथों। तो जब प्रतिहार मर गया, तो चारों ओर चंदेलों का शासक ही रहा। और खजुराहो का जगदम्बी मंदिर और जगदम्बी मंदिर वैष्णव मंदिर है, और चित्रगुप्त मंदिर जो कि सूर्य मंदिर है, इन्होंने ही बनवाया। किनके शासनकाल में? राजा गंड के। फिर आते हैं विद्याधर, जिन्होंने मारा था अपने पिता के कहने पे। तो विद्याधर गंड का पुत्र था। इसी के शासन में महमूद गजनवी आया, और यह सर्वप्रथम पूरे भारत में ऐसा राजा रहा होगा कि जो कि सफलतापूर्वक उसका विरोध कर सका था, क्योंकि महमूद गजनवी का कोई विरोध नहीं कर पाया था। क्योंकि हम भारतीय थोड़ी सभ्यता से रहते हैं, और उधर जो आक्रमण हुए थे वो लोग इतने ज़्यादा सभ्य नहीं रहते थे, कुछ भी कर गुजरने को, एकदम जानवरों जैसा हरकतें रहती थी उनकी। तो इसलिए उनसे सब थोड़ा सहम ऐसे जाते थे। तो इसने, जो राजा विद्याधर थे, इन्होंने उसका सफलतापूर्वक विरोध किया था। ठीक है, फिर इसी के समय राजा भोज थे, जो कि कलचुरी शासक थे। इसी के समय राजा भोज थे, और इसी के समय कलचुरी राजा कौन थे? गांगदेव। जो दोनों महान राजाज हैं। ठीक है, फिर इन्होंने अपने अधीन किया। किसने? राजा विद्याधर ने परमार राजा को अपने अधीन किया, राजा भोज को, और कलचुरी राजा गांगदेव को भी अपने अधीन कर लिया। फिर इसने कंदरिया महादेव मंदिर का भी निर्माण इसी के काल में हुआ। बाद में महमूद गजनवी से मित्रता की दोनों ने संधि की। तो फिर महमूद गजनवी ने इन्हें 17 किले, समथिंग लाइक दैट, 17 या 15 किले भेंट स्वरूप दे दिए, यानी गिफ्ट दे दिए, उनके फ्रेंड हुए तो। ठीक है, फिर इसके बाद चंदेल शासक कौन रहे हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एक इनमें इंपॉर्टेंट है विद्याधर, और एक राजा गंड। ठीक है, ज़्यादा इनमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल विद्याधर की सर वंश का राजा था, तो चंदेल वंश का था। फिर आगे आते हैं कीर्तिवर्मन, मदवर्मन, परमार देव, त्रैलोक्यवर्मन, बस इतने हैं। फिर परमार देव अंतिम स्वतंत्र चंदेल राजा था। इसके बाद में जो त्रैलोक्यवर्मन है वो स्वतंत्र नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि कुतुबुद्दीन ने मार दिया था। ठीक है,
पहले तो क्या हुआ कि पृथ्वीराज चौहान ने हराया परमार देव को, फिर कुतुबुद्दीन ने मार दिया, फिर ऐसे ही मार दिया। फिर त्रैलोक वर्मन आए तो त्रैलोक वर्मन फिर अधीन रहे कुतुबुद्दीन ऐबक के। ठीक है, और जो परमार देव थे, इन्हीं परमार देव के एक साले थे जिनका नाम था आलाउदल। ठीक है, समझ गए आप लोग। तुर्कों को पराजित कर ऐबक को कालिंजर जीता गया। ठीक है, जीता। बघेलखंड में भी शासन किया। ठीक है, परमार देव वर्मन ने शासन किया। अंतिम जो इसका चंदेल शासक रहा वो कीरत सिंह रहा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं परमार वंश की ओर। आप किधर बढ़ते हैं? परमार वंश की ओर। परमार वंश, बस मैं जल्दी से आपका 5 मिनट लूँगी, सब वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। परमार वंश पश्चिम मालवा में प्रतिहारों के अधीन थे। बाद में राष्ट्रकूटों ने इन्हें सामंत नियुक्त कर दिया था। पहले अधीन थे राष्ट्रकूटों के, फिर बाद में इन्हें सामंत नियुक्त कर दिया था। फिर धीरे 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 जब प्रतिहारों की सत्ता कमजोर पड़ती गई तो इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया गया। परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र कृष्णराज था। पहला स्वतंत्र शासक सिमुक था। मुंज आरंभिक शासकों में सबसे शक्तिशाली था। सिंधुराज, इनके ऊपर नवसांग चरित लिखी गई है परिमल गुप्त के द्वारा। क्या लिखी गई है? परिमल गुप्त के द्वारा नवसांग चरित्र लिखी गई। देखिए ये भोज टेम्पल है जो पिक्चर में दिख रहा होगा आपको, ये भोज टेम्पल है। ठीक है, फिर राजा भोज आते हैं 1010 ईस्वी से 1060 ईस्वी तक। सिंधुराज का पुत्र योग विद्वान राजा था, ये सिंधुराज का पुत्र था। इन्होंने चेदी, गुजरात और कई सारे क्षेत्रों पर राज किया, कलचुरी भी जीता। ठीक है, वह स्वयं एक योग्य विद्वान और शासक थे। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। उनकी रचनाएं है समरांगण सूत्र, आयुर्वेद, सर्वस्व, श्रृंगार मंजरी आदि इन्होंने ही लिखे। और इनका निर्माण क्या रहा? तो इनका निर्माणकार भोजताल यानी भोपाल रहा है। धारा के में सरस्वती एक मंदिर है, उनमें उसमें से इन्होंने संस्कृत विद्यालय बनवाया है। कहाँ? सरस्वती मंदिर में। और मंदिर के समीप ही विजय स्तंभ है इनका। ठीक है, और इन्होंने भोज टेम्पल इन्हीं के उस पे बना है। ठीक है दोस्तों, तो ये डिस्कशन मेरा ख़त्म होता है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।